हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में साइंस में 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का पहला सवाल कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। याद रखिएगा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लस VE यानी धनात्मक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस लेना पसंद कीजिएगा। तो दोस्तों, किसी भी शब्दकोश में पाए गए छोटे से छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को लेना पसंद किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 3 को देखिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो सामान्यतः दर्पण लगा रहता है, उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो काफ़ी ही बड़ा तथा काफ़ी विशाल होता है, जिस कारण पीछे आने वाले तमाम बड़े से बड़े गाड़ियों का प्रतिबिंब उससे बन जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो परछाई होगा ना, वो दोगुना चाल से आता हुआ प्रतीत देगा। तो यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड था, तो इसमें दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन 5 कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। तो जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति के आँख में जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष का नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। उसके बाद में क्वेश्चन 6 को देखिए कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो आप सभी को बता दें कि दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि जिस भी मनुष्य के आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो वह एक चश्मा का व्यवहार करता है और उसके चश्मे में लगा लेंस उत्तल लेंस होता है। और इसके बाद में अगला सवाल इसमें 7 क्या कहता है कि विद्युत आवेश की इकाई है। तो दोस्तों, विद्युत आवेश का इकाई है या विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक अर्थात SI इकाई कूलाम होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 8 कहता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है धन आयन, तो दूसरा होता है ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने दिया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनके द्वारा धन आयन और ऋण आयन ये 2 प्रकार के आवेशों का नामकरण दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, कहता है कि एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ को जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो उसकी अधिकतम संख्या होगी 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार तथा काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाता है। कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 10 वाट अंकित है और इसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा प्रतिरोध शक्ति क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे शक्ति यदि ज्ञात करेंगे
तो क्वेश्चन का सही जवाब 50 वाट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं 10वीं कक्षा में फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल अर्थात मैथमेटिक्स के जैसा सवाल पूछे जाते हैं उसका वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे जिनमें हम आप सभी को बताएंगे केवल फिजिक्स से पूछे जाने वाला सब्जेक्टिव वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगला सवाल है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, तमाम धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत जनित का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, क्योंकि विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद में है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल करता है, प्रतिक्रिया PbO+C ये बनाएगा Pb+CO, यानी पोटेशियम ऑक्साइड के साथ फास्फोरस ऑक्साइड के साथ कार्बन को अभिक्रिया कराते हैं तो ये फास्फोरस+CO यानी कोक बना देता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे C जो है ये एक अकारक है। उसके बाद में है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन NaOH के विलय से H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस देता है। तो याद रखिएगा, NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो जब एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलयन में जब डाल दिया जाता है ना तो ये हाइड्रोजन गैस को देता है। तो एल्युमिनियम ऑप्शन सी में दिया गया Al, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा एल्युमिनियम। और इसके बाद में कहता है, यदि किसी विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ है कि। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी विलयन का pH मान यदि 13 होगा तो इसका अर्थ यह है कि यह एक प्रबल भस्मिक क्षार है, क्योंकि किसी विलयन का pH मान 7 से ऊपर रहता है तो वो क्षार होता है, 7 से नीचे रहता है तो वो अम्लीय होता है, यदि 7 के बराबर रहता है तो उस विलयन का pH मान उदासीन होता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वो P4 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कहता है, पीतल में रहता है। तो दोस्तों पीतल जो है यह एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर का मिश्र धातु होता है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा भी गया है कि पीतल क्या है, तो याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल में क्या रहता है, तो कॉपर और जिंक रहता है, जो कि ऑप्शन बी में है। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में कहता है कि धातु की प्रकृति होती है, तो जितने भी धातु होते हैं वो सभी के सभी उसका विद्युत धनात्मक धातु होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है। चुंबकीय विधि में बहुत सारे विधि आते हैं जिनके माध्यम से चुंबक में पाए जाने वाले तमाम अशुद्धियों को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद में कार्बनिक यौगिकों की आवश्यक तत्व है, यानी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक जो तत्व है वो कार्बन है, क्योंकि कार्बनिक जितने भी यौगिक होंगे उनमें कार्बन का उपस्थिति अनिवार्य माना जाता है। और इसके बाद में है कि अक्रिय तत्व है। तो दोस्तों अक्रिय तत्व याद रखिएगा, हीलियम, रेटान, जेडान, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सभी के सभी अक्रिय तत्व होते हैं। और ऑप्शन बी में दिया गया हीलियम जिसका सांकेतिक चिन्ह होता है He और यही होता है अक्रिय तत्व। उसके बाद में कहता है कि एल्केन श्रेणी में यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n। तो आपसे पूछा गया है एल्कीन यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n हो जाएगा। उसके बाद में है कि अपमार्जक बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, इसका सांकेतिक चिन्ह OH होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 करता है, आवर्त सारणी में भी यहाँ पे कहता है कि 7वां वर्ग के ये तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7वां वर्ग के जो प्रथम तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसमें होते हैं हाइड्रोजन कहलाते हैं। देखिए आवर्त सारणी में 7वें वर्ग के तत्व को हम लोग हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समझ रहे ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन 27 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। चलिए जल्दी जल्दी इसका सही जवाब बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होने वाला पदार्थ को कार्बोज कहते हैं। अगला सवाल, अंडाणु निषेचित होता है। उम्मीद है आपका सही जवाब आपको तो मालूम ही होगा, मालूम है ना जी। यदि आपको मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, अंडाणु का जो निषेचन होता है ये स्त्री में पाए जाने वाले प्रजनन अंग फिलोपियन नालिका में होता है। हालांकि गर्भाशय, अंडाशय, योनि ये सभी के सभी स्त्री में पाए जाने वाले प्रजनन तंत्र है, लेकिन अंडाणु का निषेचन फिलोपियन नालिका या फिलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद में है श्वसन की क्रिया होती है, यानी सवाल में हमसे ये पूछा गया है श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो हे दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा, श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखते हैं। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। देखिए, स्वच्छ प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब किसे कहते हैं? आप सभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो बीपी का नाम जरूर सुने होंगे। दोस्तों, बीपी का पूरा जो नाम होता है वो ब्लड प्रेशर होता है, जिसका हिंदी होता है अनुशीतलन प्रकुंचन या रक्त प्रकुंचन अनुशीतलन। ठीक है, तो कहता है कि सामान्य व्यक्ति का, एक स्वच्छ व्यक्ति का, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हट्टा कट्टा हो, उसमें कोई भी रोग ना हो, ऐसे तमाम व्यक्तियों में जो रक्त प्रकुंचन अनुशीतलन जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होनी चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। और किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर घटता है तो नीचे वाला भी नीचे वाला बढ़ता है तो ऊपर वाला घटता है, ऊपर वाला घटता है तो नीचे वाला बढ़ता है। ऐसे स्थिति में मनुष्य तरह तरह के रोगियों का शिकार हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होते हैं? याद रखिएगा, एक अम्ल होता है जिसका नाम है एब्सेसिक अम्ल। तो एब्सेसिक अम्ल के माध्यम से ही पतियों का मुरझाना लाजमी हो जाता है, पतियां मुरझाने लगती है। कितने छात्र को लगता है जिब्रेलिन हार्मोन? क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर बताइएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन ऐसा पादप अर्थात कौन ऐसा हार्मोन है जो फल बेचने वाले के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो फल बेचने का मतलब क्या हुआ कि फल को पकाने के लिए जिस हार्मोन का यूज हम लोग करते हैं, यानी कार्बाइड का जो यूज करते हैं, उसका नाम है एथाइन। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसी को कई बार ऑप्शन में एथीन भी दे दिया जाता है या एथाइलिन भी दे दिया जाता है। उसके बाद में है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? याद रखिएगा, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की परमाणु की संख्या 6 होती है। तो वहीं पे कार्बन के जो द्रव्यमान होते हैं, कार्बन के द्रव्यमान होते हैं 12। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 4 होगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला सवाल 34 को देखिए कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है वह है असुरक्षित यौन संपर्क। कई बार ऐसा होता है कि सेक्स करने की प्रक्रिया में असुरक्षित एवं सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति गलतियाँ कर बैठते हैं, जिनके कारण मनुष्य एड्स रोग का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे खून की कमी गलत हो जाएगा, पोषण की कमी गलत हो जाएगा, विटामिन की कमी भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब होगा असुरक्षित यौन संपर्क। उसके बाद में क्वेश्चन 35 को देखिए कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी कार्य एवं उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होती है, वातावरण के अनुसार वे विभिन्न कार्यों का संपादन एक जैसे करते हैं, उसी हम लोग समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पक्षी के पंख एवं चमगादड़ के पंख देख लीजिए, तो ये समजात अंग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 36 हमारा कहता है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाहर रचना की परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन कहता है कि वैसे अंग जिनकी मूल संरचना तो एक समान होती है, लेकिन वातावरण के अनुसार अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसे अंग को भी हम लोग समजात अंग कहते हैं।
उसके बाद में कहता है कृत्रिम परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों कृत्रिम परिसंचरण तंत्र का जो उदाहरण है वह है बगीचा, खेत, चूँकि वन और तालाब, झील, तालाब और ये सभी सही है। तो देखिए यहाँ पे सभी सही भी हो सकता है। आप इसका आंसर ज़रा मिला लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम पेपर में दिया जाता है ऑप्शन डी में इनमें से सभी, और वहीं आपका क्वेश्चन का सही जवाब होता है। उसके बाद में 38वां सवाल को देखिए कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले ऊर्जा का देखिए मुख्य स्रोत कोयला भी है, सूर्य भी है। तो यहाँ पे कोयला यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊर्जा का जो विशाल स्रोत होता है वो सूर्य होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद में क्वेश्चन 39 को देखिए कि वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दोस्तों वन के संरक्षण के लिए हमें पेड़ों की अनाधुनिक कटाई पे भी रोक लगाना चाहिए, अतिचारण पे भी रोक लगाना चाहिए और पेड़ों के खनन पर भी रोक लगाना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान रख के वन का संरक्षण हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 40 को देखिए कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा उपघटित हो जाते हैं, ऐसे तमाम पदार्थों को हम लोग जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा इस विज्ञान के मॉडल पेपर का 1 से लेकर 40 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आपकी एग्ज़ाम तक की जो बेहतर से बेहतर तैयारी है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सके। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट VVI स्टडी तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।